हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो हमने आपको जो हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास था उसमें हमने आपको क्या बताया था। आपके जियोग्राफी का सिलेबस बताया था हमने। और हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जियोग्राफी होता क्या है और हमें जियोग्राफी को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वह क्या हमारा फिजिकल जियोग्राफी है। और फिजिकल जियोग्राफी में भी जो हमारा पहला चैप्टर है वह क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे हमारे टॉपिक्स को हमने बताया था, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, हमने आपको बताया था कि हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में यानी भू आकृति विज्ञान में पढ़ना क्या है, तो अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ना है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी के सतह के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। जो भी हमारे पृथ्वी के बारे में जो भी बातें हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, अपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आज आपका वही टॉपिक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ। पहले हम लोग को देखना होगा कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे और हमारे पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो सारी हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स को। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी हमारा क्या है, एक तरह का ग्रह है। तो हमें देखना है कि जो हमारा पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे होता है। तो आपके पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं। तो उन्हीं सारे थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। और दो तीन थ्योरी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख। तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी हमारे थ्योरी दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारा मतलब कि हम जब अपने जियोग्राफी सेशन को स्टार्ट किए तो हमारा मतलब तरीका क्या होगा पढ़ने का, हम लोग पीडीएफ या पीपीटी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जो भी हमारे थ्योरी दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, मेरे साथ में लिखते चलना होगा और फिर हम आपको लिखवा कर क्या करेंगे, समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, देखो यहाँ पे लिखना है, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित, से संबंधित बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, थ्योरी दिए गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यानी बहुत सारे थ्योरी को तो नहीं देखेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही सारे थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका नॉलेज लेंगे। तो जो आपका पहला थ्योरी आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वह क्या है, आपका इमैनुअल कांट का नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, वो सारी बातें जानेंगे। तो देखिए, आपके पहले थ्योरी का नाम क्या है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, हमारे इमैनुअल 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 कांट द्वारा, कांट द्वारा, जो कि क्या है, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। उस थ्योरी का नाम क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका सिद्धांत। नेबुला को मतलब नेबुला को हिंदी में क्या कहते हैं, निहारिका। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है कि जो हमारा पहला थ्योरी है जो कि क्या, इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया है, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका सिद्धांत, इसके बारे में क्या बातें बताया गया है और इसमें कैसे बताया गया है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा जो कि क्या है, नेबुला। मतलब नेबुला से ही नेबुलर हाइपोथेसिस बना है। तो सबसे पहले आपको नेबुला को समझना होगा कि मैम हमारा नेबुला क्या होता है। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि नेबुला हमारा क्या होता है, फिर हम लोग इस हाइपोथेसिस पर आएंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम बना लेती हूँ। ये जो आपका नेबुला होता है
वह क्या होता है, हमारे डस्ट पार्टिकल और गैसों का क्या होता है, बादल होता है। और इसी पर हमारे इमैनुअल कांट साहब ने क्या किया है, अपने पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित क्या दिया है, एक थ्योरी दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेबुला। ये क्या हमारा नेबुला, नेबुला, ठीक है। जो कि क्या है, जो कि क्या है आपका, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैम हमारा नेबुला होता क्या है, तो यह आपके डस्ट पार्टिकल और गैसों का क्या होता है, बादल होता है। यानी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और क्या होते हैं, आपके गैस होते हैं, उसी का क्या होता है, बड़ा सा बादल होता है। और यह क्या है, हमारे यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखना है कि जो हमारे नेबुला होते हैं, यह क्या होता है, आपके डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसों का क्या होता है, वो बादल होता है। गैसों का बादल होता है, बादल होता है, ठीक है। तो अब आपको नेबुला के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जब भी हम आपको नेबुला नेबुला बोलते चलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैम जो हमारा नेबुला होता है वह क्या होता है, हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसों का क्या होता है, बड़ा सा बादल होता है। तो नेबुला हमें तो समझ में आ गया। अब हमारे इस थ्योरी पर आते हैं जो कि क्या है, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। तो जो हमारे इमैनुअल कांट साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे इस नेबुला के अंदर ही क्या होता है, हमारे ग्रह और आगे जाकर क्या होता है, इसी के अंदर सूर्य का निर्माण होता है। अब इसी के अंदर ग्रह का निर्माण कैसे होता है और सूर्य का निर्माण कैसे होता है, उन्होंने कुछ प्रोसेस भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी नेबुला है, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको इमेज में दिखाना चाहूँ, देखिए, तो ये जो हमारा नेबुला है, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ये हमारा क्या हो गया, नेबुला हो गया। नेबुला मतलब डस्ट पार्टिकल्स और गैसों का क्या होता है, बादल होता है। तो ये जो हमारा नेबुला है, इसमें क्या होता है कि शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब किसी भी वस्तु में, मतलब किसी भी चीज में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, तो इसके जो कण थे वह क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं। और निहारिकाओं में संवर्धन के कारण क्या होता है, संवर्धन मतलब क्या होता है, एक कण का दूसरे कण से आपस में जुड़ना। तो हमने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो शुरुआत में हमारा नेबुला था, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण हमारे निहारिकाओं में, यानी जो हमारा नेबुला होता है उसमें संवर्धन होता है। और संवर्धन के कारण क्या होते हैं, हमारे ग्रह, एस्टेरॉयड एवं अन्य खगोलीय पिंडों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब कोई भी चीज, अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और जब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो वह क्या करेगा, अपने से छोटे वस्तुओं को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वही हमारा क्या हो गया कि जो हमारे ग्रह है एवं जो जो अन्य खगोलीय पिंड है, वह क्या होते हैं, अपने से छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते जाते हैं। तो इनका तो ये बात कहना था। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि मैम हमारा एक नेबुला था और इस नेबुला के अंदर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिस कारण एक कण दूसरे कण के पास आते हैं और इनमें संवर्धन होता है। संवर्धन से क्या होता है, हमारे ग्रह, एस्टेरॉयड एवं अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। इन्होंने प्रोसेस बताया, यानी प्रक्रिया बताया। तो प्रक्रिया में इन्होंने क्या कहा, देखिए प्रक्रिया में इन्होंने क्या कहा, अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी नेबुला थी, नेबुला में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कंप्रेशन होता है। यानी ये जो हमारी नेबुला है, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है, आपका संकुचन होता है। यानी किसी भी चीज को आप कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वह आपके डिस्क का आकार ले लेता है। और जब नेबुला आपके डिस्क का आकार लेता है तो इसके मतलब फिर इसमें क्या होता है कि तेजी से यह घूर्णन गति करने लगता है। और इसके केंद्र में तीव्र गति एवं दाब के कारण क्या होता है, जो इसका केंद्रीय पदार्थ होता है वह अत्यधिक गर्म हो जाता है। और इसके केंद्र में अत्यधिक हीट बढ़ने के कारण क्या होता है, सूर्य का निर्माण होता है। और जो पदार्थ हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आगे जाकर क्या करते हैं, आपके ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने प्रोसेस क्या बताया, प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी तो मैं आपको लिखवाऊंगी कि इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे नेबुला में क्या होता है, संकुचन होता है।
और जब संकुचन होता है तो यह तेजी से घूर्णन गति, मतलब इसमें तेजी से घूर्णन स्टार्ट हो जाता है और इसके केंद्र में तीव्र गति, यानी जो इसका केंद्र है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तीव्र गति एवं दाब के कारण क्या होता है कि जो इसके केंद्रीय पदार्थ होते हैं वह अत्यधिक क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और अत्यधिक गर्म होने के कारण आपके केंद्र में क्या बन जाता है, सूर्य बन जाता है। केंद्र में क्या बन गया, सूर्य बन गया। लेकिन जो कुछ ऐसे पदार्थ, यानी देखिए केंद्र में तो क्या बन गया मैम, हमारे केंद्र में बन गया सूर्य, हमारे केंद्र में बन गए सूर्य, लेकिन इसके अगल बगल आसपास में अभी भी क्या है, डस्ट पार्टिकल्स क्या है, मंडरा रहे हैं। यानी ये सब हमारे क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए। तो इन्होंने कहा कि जो पदार्थ हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाता है वही पदार्थ क्या होते हैं कि आगे आपस में जुड़ते जाते हैं, यानी आगे आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो चूंकि हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक तरह की ग्रह है, तो वैसे ही इनका कहना है कि हमारे पृथ्वी का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी केंद्र में सूर्य बन गया और ऐसे पदार्थ जो कि हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, फिर उनमें क्या होता है, आपस में जुड़ाव होता है और वही आगे जाकर क्या करते हैं, आपके ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो ये आपका नेबुलर हाइपोथेसिस कहता है। अब जो भी मैंने बातें आपको बताया उसको हमें क्या करना है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट वे में, यानी उसका नोट्स बना लेना है, ताकि ये जो हमारी बातें हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब फिर से मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का है। देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो हमारे इमैनुअल कांट साहब ने दिया था। इमैनुअल कांट साहब ने दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेबुला का एक पिक्चर बना लेना है ताकि आपको याद रहे हमारा नेबुला होता क्या है। नहीं तो नेबुला आप भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नेबुला। तो अब आते हैं इनके थ्योरी पर। जो भी इन्होंने बातें बताया है उस बातों को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि लंबे समय तक हमें क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर लिखना है कि इन्होंने कहा कि इसी नेबुला के अंदर इन्होंने बताया कि इसी नेबुला के अंदर, इसी नेबुला के अंदर, नेबुला के अंदर ग्रह, इसी नेबुला के अंदर ग्रह ग्रह एवं आगे सूर्य का निर्माण होता है, आगे सूर्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा नेबुला है, इसी नेबुला के अंदर क्या होता है, आगे हमारे ग्रह, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, नेबुला। यानी इसी नेबुला के अंदर क्या होता है, हमारे ग्रह और आगे सूर्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इन्होंने कैसे बताया कि हमारा निर्माण होता है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। सबसे जरूरी बात क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे लिखना है, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो हमारी नेबुला थी, कि शुरुआत में जो हमारी नेबुला थी, जो हमारी नेबुला थी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता
बढ़ता जाता है। ठीक है, जब किसी भी वस्तु में हमने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है तो क्या होता है, जो एक कण होता है दूसरे कण के पास आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि निहारिकाओं में संवर्धन के कारण, अब यहाँ पे लिखिए, निहारिकाओं में संवर्धन के कारण, संवर्धन के कारण, निहारिकाओं में संवर्धन के कारण आपके ग्रह, आपके ग्रह ग्रह एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड एवं अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है, एवं अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है, पिंडों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया, जो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप पे था वो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके प्रोसेस पे कि इन्होंने प्रोसेस क्या बताया कि कैसे हमारे मतलब कि नेबुला के अंदर आपके ग्रहों और सूर्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में लिखना है। तो प्रोसेस के बारे में हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे नेबुला में संकुचन होता है। यानी यहाँ पे जो हमारा, आपको मैं एक बार पिक्चर बना दूं, ये क्या हो गया, हमारा नेबुला हो गया। ठीक है, और इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि इसमें संकुचन होता है। ये आपका नेबुला हो गया। तो आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले नेबुला में क्या होता है, संकुचन होता है और यह डिस्क का आकार ले लेता है। तो यहाँ पे लिखिए, नेबुला में, नेबुला में संकुचन होता है, संकुचन होता है और यह डिस्क का आकार ले लेता है, और यह डिस्क का आकार ले लेता है, और यह डिस्क का आकार ले लेता है, आकार ले लेता है। फिर यह तेज गति से क्या करने लगता है, इसमें घूर्णन यानी रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यह तेजी से घूर्णन करने लगता है, फिर यह तेजी से घूर्णन करने लगता है, करने लगता है। और जो इसका और जो इसका केंद्र है, केंद्र में क्या होता है कि तीव्र गति एवं दाब क्या हो जाता है, बढ़ने के कारण इसका केंद्रीय पदार्थ क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि केंद्र में तीव्र गति एवं दाब के कारण, केंद्र में तीव्र गति एवं दाब के कारण, दाब के कारण केंद्रीय पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है, केंद्रीय पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि इसके केंद्र में, यानी ये आपका क्या हो गया, इसका केंद्र वाला भाग हो गया, इसके केंद्र में तीव्र गति एवं दाब के कारण क्या होता है, इसका केंद्रीय पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, और यही आगे जाकर, और यहाँ पे आपको लिखना है, केंद्र में हीट बढ़ने के कारण सूर्य का निर्माण होता है, केंद्र में अत्यधिक हीट बढ़ने के कारण, अत्यधिक हीट बढ़ने के कारण सूर्य का निर्माण होता है, सूर्य का निर्माण होता है। ठीक है,
यानी ये जो हमारा केंद्र है, अब केंद्र में क्या बन गया, सूर्य बन गया। यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारी नेबुला है उसमें संकुचन हो रहा है मैम, और यह क्या कर रहा है, आपके डिस्क का आकार ले ले रहा है, और इसमें तेजी मतलब तेज गति से क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। और जो इसका केंद्रीय पदार्थ है, केंद्रीय पदार्थ में क्या होता है कि अत्यधिक दाब एवं तीव्र गति एवं दाब के कारण क्या होता है कि केंद्रीय पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है, और केंद्रीय पदार्थ अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हो जाता है। अब केंद्र में तो क्या बन गया, सूर्य बन गया, और ऐसे कुछ पदार्थ है जो कि क्या हुए हैं, हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाए हैं। फिर इनका क्या होगा, इन नेबुला का आपस में क्या होगा, मतलब आपस में जुड़ेंगे और क्या करेंगे, ग्रहों का निर्माण करेंगे। तो जो ऐसे पदार्थ जो कि सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आगे जाकर क्या करते हैं, आपके ग्रह का निर्माण करते हैं। ये आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या करेंगे, आगे ग्रहों का निर्माण करेंगे, ठीक है। यही आपके आगे ग्रहों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आपको पता चल गया कि मैम हमारे केंद्र में सूर्य बन गया, और ऐसे पदार्थ जो कि हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आपस में जुड़कर क्या करते हैं, आगे ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि ऐसे पदार्थ जो कि सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, उसी में मैं अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जो सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आगे जाकर ग्रहों का निर्माण करते हैं, वही आगे जाकर ग्रहों का। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि ऐसे पदार्थ जो सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आगे जाकर क्या करते हैं, हमारे ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपका पहला थ्योरी हो गया, वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार इसका हम लोग क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको दिया किसने था, तो हमारे इमैनुअल कांट साहब ने दिया था। इनका कहना क्या था कि जो हमारा नेबुला है यानी डस्ट पार्टिकल एंड गैसों का जो बादल है, उसी में क्या होता है कि आपके ग्रह एवं सूर्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब इनके हम लोग क्या करते हैं, कमियों पर आते हैं कि इनकी कमियां क्या रह गई थी। तो इन्होंने हमने क्या बताया कि यह नहीं बता पाया कि हमारे नेबुला की समाप्ति कैसे होती है और आपके सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इन्होंने यह नहीं बताया कि हमारे नेबुला की समाप्ति कैसे होती है, कि नेबुला की समाप्ति कैसे होती है, समाप्ति कैसे होती है, तथा सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, तथा सौर मंडल का यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कैसे हुआ है, यह नहीं बता पाते। तथा सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। जब इनका थ्योरी फेल कर गया, तभी अब आएंगे हमारे अगले विद्वान लोग जो कि अपना थ्योरी देंगे, अपना विचार देंगे, ठीक है। तो अब हमारे कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम आता है और उनके थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो उनका नाम है हमारा, अब सेकंड पे आ जाते हैं हमारे लाप्लास। तो इन्होंने भी क्या किया है, हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस को ही दिया है। इन्होंने भी क्या किया है, एक मिनट,
इन्होंने भी क्या किया है, आपके नेबुलर हाइपोथेसिस को ही दिया है, पर यह बताते हैं कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो दो तारों के बीच उपस्थित, यानी एक स्टार हमारा यहाँ पे है, देखिए एक स्टार हमारा यहाँ पर है और एक स्टार हमारा यहाँ पर है। तो इन्होंने कहा कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति आपके दो तारों के बीच उपस्थित धूल कण एवं गैसों के बादल से हुआ है। यानी हमारा एक तारा हो गया और ये दूसरा तारा हो गया, और इन दोनों तारों के बीच में क्या उपस्थित है, तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसों का बादल उपस्थित है। तो इसी से क्या हुआ है, हमारे ग्रहों का क्या हुआ है, ग्रह यानी सौर मंडल का निर्माण हुआ है। तो इनका जो थ्योरी है, थोड़ा सा इनके थ्योरी को भी देखना है और इन्होंने क्या क्या बातें बताया है उसके बारे में भी समझेंगे। बस दो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इनके बारे में थोड़ा सा याद भी रखना है, इसलिए इस हम थ्योरी को क्या कर रहे हैं, खुद हाथ से लिखकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनके थ्योरी पर अब हम आ जाते हैं, आपको मैं पिक्चर फिर बाद में बताऊंगी, पहले लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पे लिखना है कि इन्होंने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को ही दिया है। इन्होंने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को ही दिया है। पर यह बताते हैं, मैम क्या बताते हैं, पर यह बताते हैं पर यह पर यह बताते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति सौर मंडल की उत्पत्ति दो तारों के बीच उपस्थित, अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया है, दो तारों के बीच उपस्थित उपस्थित धूल कण एवं गैसों के विशाल बादल से हुआ है, गैसों के भाई विशाल बादल से हुआ है, बादल से हुआ है। तो इनके थोड़ा सा थ्योरी को अब देख लेते हैं। पहले जो हमने आपको बातें बताया है उसको एक बार पिक्चर से मैं समझा रही हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा एक स्टार है, यानी स्टार नंबर 1, और हमारा सेकेंड स्टार हो गया, स्टार नंबर 2। तो इन्होंने क्या कहा कि आपके सौर मंडल की उत्पत्ति, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, दो तारों के बीच उपस्थित धूल कण, यानी ये हमारा धूल कण हो गया, एवं गैसों के बादलों से हुआ है। ये हमारा धूल कण, इसका नाम क्या है, इनका नाम है नेबुला। तो इन्होंने कहा कि इसी नेबुला के अंदर आगे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है, एक कण दूसरे कण के पास आते हैं और इसके बीच में क्या बन जाता है, एक वलय बन जाता है। यानी इसके बीच में क्या बन जाता है, एक वलय बन जाता है, यहाँ पे एक वलय बन जाता है, और यही आगे जाकर क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। यानी इसी से क्या होने लगती है, उष्मा और ऊर्जा निकलने लगती है, और यही आगे जाकर क्या करता है, आपके सूर्य का निर्माण करता है। तो इनके थोड़ा सा थ्योरी को भी लिख लेते हैं कि इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बात बताया है। तो यहीं पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इसी स्लाइड पर आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके थ्योरी को थोड़ा सा लिखना है, बस इन्हीं के थ्योरी के बारे में लिखना है, और अब जितने भी 2-3 थ्योरी है बस उसको मैं पिक्चर मेथड से क्या करूंगी, आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो हमारी नेबुला थी, शुरुआत में जो हमारी
नेबुला थी, नेबुला थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इन्होंने भी क्या किया, आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का ही यूज किया। लेकिन ये बताते हैं कि आपके सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो धूल कण एवं गैसों के विशाल बादल से हुआ। किसके बीच में उपस्थित, दो तारे। देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो हमारी नेबुला थी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता गया, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के फल स्वरूप क्या होता है कि एक कण दूसरे कण के पास आते हैं और उसके केंद्र में क्या बनता है, एक वलय सा बन जाता है, और वही वलय क्या होता है, आगे जाकर प्रज्वलित हो जाता है और सूर्य का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स यानी पदार्थ सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वही आगे जाकर क्या करते हैं, आपके ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के फल स्वरूप यहाँ पे लिखना है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के फल स्वरूप, बढ़ने के फल स्वरूप, फल स्वरूप एक कण, एक कण दूसरे कण के पास आते हैं, के पास आते हैं, पास आते हैं, तथा केंद्र में एक, मतलब पास आने के फल स्वरूप क्या होता है, आपके केंद्र में एक वलय बन जाता है, जिसके फल स्वरूप, जिसके फल स्वरूप केंद्र में एक वलय बन जाता है, एक वलय बन जाता है। यानी इसके केंद्र में क्या बन गया, एक वलय बन गया, और यही आगे जाकर क्या होता है, प्रज्वलित होता है और सूर्य का निर्माण करता है। केंद्र में एक वलय बन गया, और यही आगे जाकर, और यही आगे जाकर, आगे जाकर प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, तथा सूर्य का निर्माण करता है, तथा सूर्य का निर्माण करता है, ठीक है। और जो पदार्थ सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वह आगे जाकर क्या करते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं और ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो यहीं पे मैं आपको लिख दे रही हूं कि जो पदार्थ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जो पदार्थ सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं, वह आगे
तो ये होता है आपका लप्लास का थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, हमने आपको बताया कि इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो हमारी नेबुला थी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के फलस्वरूप एक कण दूसरे कण के क्या होते हैं, पास आते हैं और जिसके फलस्वरूप केंद्र में एक वलय बन जाता है और यही आगे जाकर प्रज्वलित होता है और आपके सूर्य का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो पदार्थ हमारे सूर्य का भाग नहीं बन पाते हैं वह आगे जाकर क्या करते हैं, आपके ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो ये आपका थ्योरी नंबर 2 हो गया। अब हम लोग आते हैं आपके अगले थ्योरी पर, जो कि क्या है, हमारे हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। उनका क्या नाम है, जो हमारा थर्ड थ्योरी है, जो आपका थर्ड थ्योरी है वह क्या है, हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये आपके हॉयल साहब जो हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सुपरनोवा हाइपोथेसिस को दिया। ये आपका सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना है। आपको पता होगा कि जो हमारे तारे होते हैं वह मतलब एक एकदम उनका जो जीवन काल होता है वह एकदम बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए नहीं होता है। एक समय आता है कि तारों में क्या होता है, आपकी नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वह समाप्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना समाप्त होता है और उससे क्या होता है, अब एनर्जी रिलीज नहीं होता है। तो तारों को क्या होता है, तारों का जो जीवन काल होता है एक न एक दिन उसका समाप्ति हो जाता है कभी ना कभी। तो जब तारे की समाप्ति होती है तो तारे का जो समाप्ति होता है वह एक विस्फोट के मतलब जैसा होता है, यानी जो बड़े तारे की समाप्ति होती है वह कैसे होता है, तो एक विस्फोट के साथ में होता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा एक क्या था, आपका स्टार था, बड़ा सा क्या था हमारा, स्टार था, ठीक है। बड़ा सा क्या है, हमारा एक स्टार है और इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। अभी देखिए, तो हमने क्या कहा कि जो आपका सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या कहता है, यानी आपका एक बड़ा सा स्टार है और इस बड़े से स्टार में क्या होता है, आपका एक विस्फोट होता है, यानी इसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है। यानी हमने क्या कहा कि आपके बड़े तारे की समाप्ति कैसे होता है, एक विस्फोट के साथ में होता है। तो इसका क्या होता है, आपका एक विस्फोट हुआ और यह क्या होता है, अब यह समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बच जाता है, मतलब यहाँ पर आपको तो पता होगा कि हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या है, नेबुला फैला हुआ है। तो जब ये हमारे बड़े तारे की समाप्ति होती है तो इससे क्या निकलते हैं, हमारे हैवी मेटल्स निकलते हैं, यानी पदार्थ, डस्ट पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, निकलते हैं। और ये हैवी मेटल्स जाके क्या करते हैं, इस हमारे नेबुला से क्या होते हैं, आपके जुड़ते जाते हैं, यानी ये हैवी मेटल जाएगा और इस नेबुला से क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपके ये नेबुला से जुड़ते जाते हैं और यही क्या करते हैं, हमारे ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा बोलता है आपका हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस, हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। तो देखिए क्या हमने कहा कि हॉयल साहब ने हमारे क्या कहा था, इनका सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक बड़ा सा तारा है और एक बड़े से तारे की जो समाप्ति होती है वह हमारे विस्फोट के साथ में होता है। और जब इसका विस्फोट होता है तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है और जो हमारे हैवी मेटल्स है वह क्या होते हैं, इस हमारे नेबुला से जाकर क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं और वह आपस में जुड़ के क्या करते हैं, हमारे ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहता है आपका हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अब हमारा एक और हाइपोथेसिस आता है,
ये जो हमारा तीसरा थ्योरी है जो कि आपका होयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, जो कि आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित हमारा और दो थ्योरी बचा है, उसे क्या कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, जो हमारा चौथा थ्योरी है वह क्या कहता है, आपके ऑटो सिमिट का अंतर तारकीय सिद्धांत दिया गया है। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है उसके बारे में देखना है, ठीक है। ऑटो सिमिड ऑटो सिमिड का अंतर तारकीय सिद्धांत का अंतर तारकीय सिद्धांत, ये आपका क्या बोलता है, ऑटो सिमिट का अंतर तारकीय सिद्धांत। इसे क्या करना है, अब हमें समझना है। तो देखिए, इनका क्या करना है, अंतर तारकीय, यानी हमारे दो तारा के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक्चर मेथड से क्या करेंगे समझेंगे। अब इसके थ्योरी को मैं नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी था उसको मैंने लिखवा दिया है। अब इसको पिक्चर मेथड से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक स्टार को लेना है, स्टार जैसे सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया। और यहाँ पे हमें एक स्टार को लेना है, यानी सूर्य को लेना है, ये हमारा दूसरा तारा हो गया, ठीक है। इन दो तारों के बीच में क्या उपस्थित है, तो हमारा नेबुला उपस्थित है। हमने आपको बताया कि हमारा नेबुला क्या होता है, तो डस्ट पार्टिकल और गैसों का क्या होता है, आपका बादल होता है। तो ये क्या हो गया, आपका नेबुला हो गया। तो अब हमारा सूर्य क्या करेगा, अपनी गुरुत्वाकर्षण से, यानी सूर्य का भी अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, तो सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण से क्या करेगा, इस नेबुला को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये भी सूर्य क्या करेगा, इस नेबुला को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब यह नेबुला क्या करेंगे, सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगेंगे, इसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेंगे, चक्कर लगाने लगेंगे। यानी इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेंगे, ये चारों तरफ चक्कर लगाने लगेंगे। तो हमने क्या कहा कि आपका दो तारा है, दो तारों के बीच में हमारा एक नेबुला उपस्थित है। ये तारे क्या करते हैं, अपनी गुरुत्वाकर्षण से इस नेबुला को क्या करते हैं, अपनी ओर इन्होंने आकर्षित किया। और ये नेबुला हमारे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या कर रहे हैं, अब इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। चक्कर लगा रहे हैं। अब जब ये चक्कर लगाएंगे ये डस्ट पार्टिकल से, तो इनका आपस में क्या होगा, जुड़ाव होगा, यानी एक कण दूसरे कण से जुड़ता जाएगा और वही जुड़कर क्या करेगा, हमारे ग्रहों का निर्माण करेगा। जैसे ये आपस में क्या हो गए, जुड़ते जाएंगे और यही क्या करेंगे, हमारे ग्रहों का निर्माण करेंगे। ये आपके ग्रहों का निर्माण करेंगे। ये हो गया आपका ऑटो सिमिट का अंतर तारकीय सिद्धांत। यहाँ पर भी क्या होगा, उसी तरह क्या होगा, आपके ग्रहों का निर्माण होगा। क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, हमारी एक तरह की ग्रह है, तो वैसे ही आपको बताया गया है कि हमारे पृथ्वी का भी निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। अब हमारा चौथा थ्योरी भी हो गया, जिसको मैंने पिक्चर मेथड से समझाया। अब आते हैं हम लोग अपने पांचवें थ्योरी पे, जिसका नाम क्या है, बाइनरी हाइपोथेसिस। बाइनरी हाइपोथेसिस पांचवें नंबर पे जो हमारा थ्योरी आता है वह क्या आता है, आपका बाइनरी हाइपोथेसिस। ये बाइनरी हाइपोथेसिस क्या कहता है, थोड़ा सा इससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार पिक्चर से समझ लेते हैं। आपके पिक्चर में बाइनरी हाइपोथेसिस यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो देखिए, बाइनरी हाइपोथेसिस कहता क्या है, जिसको चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने दिया था। इनके नाम को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में इन वैज्ञानिकों का नाम भी पूछ देता है कि कौन से वैज्ञानिक ने किस थ्योरी को दिया था। तो ये जो हमारे चैम्बरलिन तथा मोल्टन साहब हैं, इन्होंने क्या दिया है,
आपके बाइनरी हाइपोथेसिस को दिया है। इनका कहना है कि हमारा एक बड़ा सा सूर्य है, मतलब एक स्टार है, मतलब सूर्य भी क्या है, एक तरह का तारा है। तो इस सूर्य से क्या होता है कि हमारा एक बड़ा सा तारा क्या होता है, टकराता है, यानी एक बड़ा सा तारा इससे टक्कर मारता है और हमारे फ्रिक्शन के कारण सूर्य का ही कुछ भाग टूटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, चक्कर लगाने लगता है, और उसी को इन्होंने क्या कहा, ग्रह कहा, पृथ्वी कहा। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया कि इन्होंने क्या कहा कि हमारा बड़ा सा क्या है, हमारे यहाँ पे सूर्य देवता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य देवता है, और इस सूर्य देवता से क्या होता है कि हमारा एक बड़ा सा तारा टकराता है। यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा स्टार है जो कि क्या होता है, इससे टक्कर मारता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि हमारे सूर्य का ही भाग कुछ टूटकर क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है, और आपके सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, यह सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। यानी यहाँ पे हमारा सन हो गया, और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे ग्रह क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। इसी को हमने क्या कहा, बाइनरी हाइपोथेसिस कहा। तो बाइनरी हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया कि मैम सूर्य से एक हमारा बड़ा सा तारा टकराता है और फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण सूर्य का ही कुछ भाग टूटकर अलग हो गया, और फिर वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करने लगता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, और उसी को उन्होंने क्या कहा कि इस तरह हमारे पृथ्वी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमने आपके पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जितने भी थ्योरी दिए गए थे उसको हमने पढ़ लिया। जैसे इमैनुअल कांट का नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें हमने आपको ये, चूंकि इम्पोर्टेंट था हमारे एग्जाम के लिए या इसे बेसिक नॉलेज के लिए भी जरूरी था, तो हमने इसके सारे प्रोसेस को बताया। इन्होंने क्या क्या बातें बताया, सारी बातें हमने आपको बता दिया है। तो अब हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग आ जाते हैं अपने किसके उत्पत्ति पर, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी पृथ्वी के उत्पत्ति पढ़ने के साथ साथ ही हमें क्या पढ़ना है कि हमें कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सभी ने हमारे मतलब कि जिनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या होगा, आर्ट्स होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमारे बिग बैंग थ्योरी को तो पढ़ा ही होगा। हमने सभी ने पढ़ा है 8th ना 9th किसी ना किसी क्लास में। तो आपके इस मतलब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा एक थ्योरी है जो कि हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, वह है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है और इसके बारे में क्या कहा गया है और इसको किसने दिया है, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, अभी आपके सामने मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जो आपका बिग बैंग थ्योरी है उसको एडविन हब्बल ने दिया था 1920 में। एडविन हब्बल साहब आते हैं और एडविन हब्बल साहब ने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यानी जो हमारा यूनिवर्स है, वह अभी भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, वह लगातार फैल रहा है, और दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, अभी भी बढ़ रही है। गैलेक्सी, आपको पता होगा कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। यानी ये एक हमारा क्या हो गया, गैलेक्सी हो गया, और ये हमारा दूसरा गैलेक्सी हो गया। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, अभी भी विस्तार हो रहा है, ये लगातार फैल रहा है, और दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, अभी भी बढ़ रही है। तो इनका कहना था ये बात, इन्होंने कहा कि पहले हमारा जो ब्रह्मांड था वह स्मॉल बॉल की तरह था, जिसमें पूरा हमारा यूनिवर्स क्या था, समाहित था। फिर होता क्या है कि आपके 13.7 मिलियन ईयर एगो, यानी 13.7 मिलियन ईयर एगो, इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, और उसी विस्फोट को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन जब आपका बिग बैंग थ्योरी होता है तो उस समय पर क्या था, अनंत तापमान था। लेकिन फिर धीरे धीरे यह क्या होता है, ठंडा होता है, और आपके एटम
मैटर्स, सब मैटर, डार्क मैटर और आपके डस्ट पार्टिकल्स और स्टार गैलेक्सी का क्या होता है, निर्माण होता है और फिर हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। तो जो बातें हमने आपको बताया उसी बातों को क्या करना है, एक बार हम आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि ये बातें आपको लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी। ठीक है, तो देखिए इनके बातों को अब हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1920 में, देखिए 1920 में एडविन हब्बल, एडविन हब्बल ने कहा, ने कहा कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, कि ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड अभी भी, अभी भी विस्तारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। वह लगातार क्या हो रहा है, वह लगातार क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है, वह लगातार, लगातार फैल रहा है, फैल रहा है। दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, अभी भी आपकी बढ़ रही है। दो आकाश गंगाओं के, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी अभी भी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कहा। अब आ जाते हैं हम अपने बिग बैंग थ्योरी पर। तो इनका बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड था वह सबसे पहले क्या था, एक स्मॉल बॉल की तरह था। तो देखिए अब इनके आ जाते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि पहले ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड स्मॉल बॉल की तरह था, स्मॉल बॉल की तरह था, जिसमें पूरा यूनिवर्स समाहित था, जिसमें पूरा यूनिवर्स क्या था आपका, समाहित था, यूनिवर्स समाहित, समाहित था। ठीक है लेकिन फिर क्या होता है, फिर क्या होता है आपके 13 लेकिन 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 हमें बातों पे ध्यान देना है। लेकिन 13.7 मिलियन ईयर एगो, 13.7 मिलियन ईयर एगो, ईयर एगो इसमें विस्फोट होता है, इसमें विस्फोट, विस्फोट होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ही हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जिससे बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, जिससे बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, बोला जाता है। अब क्या करना है, अब हमने क्या बताया कि आपके बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था, आपका अनंत तापमान था। तो यहाँ पे लिखना है बिग बैंग थ्योरी के जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ वो सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 11th में क्या है, लिखा हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है वह आपके तैयारी के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में हम लोगों को कुछ और चीजें ऐड करना रहता है। तो इसलिए हम आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिर हमने क्या कहा, लेकिन जिसे बिग बैंग थ्योरी बोला गया, लेकिन होता क्या है कि बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में, बिग बैंग थ्योरी के यहाँ पे लिखना है बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में, थ्योरी के शुरुआती दौर में
शुरुआती दौर, दौर कैसे लिखाएगा भाई, मेरे को हिंदी नहीं, दौर, दौर में, ठीक है, दौर में अनंत तापमान था, अनंत तापमान था। लेकिन आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज गर्म होता है तो उसका एक समय आता है कि वह धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होना स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में अनंत तापमान था, लेकिन फिर यह धीरे धीरे क्या होता है, आपका ठंडा होना स्टार्ट होता है। लेकिन फिर यह, यहाँ पे लिखना है, लेकिन फिर यह, लेकिन फिर यह धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होता है, ठंडा होना स्टार्ट होता है, और एटम, डस्ट पार्टिकल, मैटर और आपके स्टार गैलेक्सी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके जिसके फलस्वरूप एटम, एटम, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखना है डस्ट पार्टिकल्स, मैटर यानी पदार्थ, मैटर, सब मैटर, सब मैटर, मैटर और आपके स्टार, स्टार गैलेक्सी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझ लेना है। ये जो आपका एटम होता है, यानी जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह हमारे आपके एटम के नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके मैटर पर, यानी मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो मैटर कोई भी ऐसा चीज जैसे आपका जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो, यानी कुछ स्थान घेरता हो, और उसके पास क्या हो, घनत्व हो और उसका द्रव्यमान हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैटर बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हमारा एयर हो गया, एयर क्या है, एयर आपका एक तरह का क्या है, मैटर है, पदार्थ है। कैसे, बलून में जब आप करते हैं, एयर को फिल करते हैं, तो वह क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, तो वह क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। यानी मैटर किसे बोलते हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसका अपना डेंसिटी होता है, जिसका अपना मास होता है, उसको हमने मैटर कहा। जैसे आपका हेट हो गया और जो आपका लव हो गया, यह क्या है, मैटर नहीं है। क्योंकि आपने कभी किसी से सुना होगा कि मैं उससे 2 किलो हेट करता हूँ, यानी उससे मैं 2 किलो हेट करता हूँ, या उससे 2 केजी में लव करता हूँ, तो उसका कोई एक मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सब आपके क्या होते हैं, मैटर नहीं होते। मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसके पास अपना मास होता है, डेंसिटी होता है। तो हमने एटम को समझ लिया, मैटर को समझ लिया, और डस्ट पार्टिकल्स तो आपको पता ही है हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैले रहते हैं। और फिर हमारा स्टार बच गया और हमारा गैलेक्सी बच गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ स्टार, यानी आपके स्टार की उत्पत्ति कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, वो सारी बातें थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं देखिए, एक बार जो हमने बातें आपको बताया बिग बैंग थ्योरी को, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार पिक्चर पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे पहले बिग बैंग होता है। बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था मैम, हमारा अनंत तापमान था, अनंत तापमान था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, यह आपका ठंडा होता है, ठंडा होकर क्या करता है, आपके एटम यानी परमाणु का निर्माण करता है। परमाणु के बाद हमारा आ जाता है डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के बाद हमारा आता है स्टार, तारा, तारा के बाद हमारा बनता है गैलेक्सी, यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो कई सारे तारे मिलकर क्या करते हैं, गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। फिर गैलेक्सी से हमारा क्या बन जाता है, आपका यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बन गया। तो हमने आपको एटम बताया, डस्ट पार्टिकल्स बता दिया, स्टार। अब हमें क्या करना है, पढ़ना है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो अगला हेडिंग होगा वह क्या होना चाहिए मैम? होना तो चाहिए स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इवोल्यूशन ऑफ स्टार, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ये आपका लास्ट टॉपिक है, यानी हमारे तारे का निर्माण कैसे होता है वो सारी बातें थोड़ा सा बस 5 मिनट में समझ लेते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार यानी तारे कैसे बनते हैं। फिर जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग स्टार की बात करते हैं यानी तारों की बात करते हैं, तो तारे बनते कैसे हैं, मरते कैसे हैं, और क्या क्या सारी चीजें तारों के बारे में होती है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग से ही हम नेबुला 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 बताते आ रहे हैं। निहारिका होता क्या है, तो आपके डस्ट पार्टिकल और गैसों का क्या होता है, गोला होता है। तो डस्ट पार्टिकल और गैसों के गोला यानी नेबुला से ही हमारा क्या बनता है, स्टार बनता है। कैसे बनता है यहाँ पर देखना है। तो हमारा यहाँ पर एक आपका क्या है, एक हमें नेबुला को बनाना होगा। तारे का निर्माण जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेबुला चाहिए। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चाय चाहिए, उसी तरह हमें तारा बनाने के लिए, सॉरी, तारे का निर्माण हमें पढ़ने के लिए एक नेबुला चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, ये हो गया आपका नेबुला। अब इस नेबुला के अंदर आखिर क्या होता है कि यह तारा बन जाता है। इसको पहले मैं लिख देती हूँ भाई, नहीं तो कंफ्यूज होने वाले भी बहुत हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हमारा नेबुला हो गया। तो देखिए, होता क्या है, ये नेबुला सबको तो पता है ना कि हमारे डस्ट पार्टिकल और गैसों का क्या होता है, गोला होता है। तो इस नेबुला के अंदर क्या होता है, आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके मैम क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, हीलियम बनाता है। प्लस साथ में क्या करता है, आपके एनर्जी, एनर्जी जो कि हमें बहुत जरूरी है, चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है, आपके हीलियम का फॉर्मेशन करता है, साथ में क्या करता है, एनर्जी को, ऊर्जा रिलीज करता है। ऊर्जा सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हमने क्या कहा कि नेबुला में, नेबुला से कैसे तारे का जन्म हो गया। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। जब दो चीजें आपस में मिलती है उसे संलयन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन होता है। यह एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है, हीलियम का फॉर्मेशन करता है, साथ में क्या करता है, आपके एनर्जी को रिलीज करता है, और आपके तारे क्या करते हैं, उष्मा और ऊर्जा, प्रकाश मतलब छोड़ते रहते हैं। ठीक है, अब आपके तारों में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलते रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन एक समय आता है जब क्या होता है कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और आपका जो तारा है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसके जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वह क्या है, नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन ही नहीं होगा तो इसके पास एनर्जी तो नहीं बचेगा। तो उस तारे के सिचुएशन में क्या होता है, मतलब उसके साथ, बेचारे के साथ क्या होगा वो भी जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इसके बारे में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो भी हमने बताया कि नेबुला के अंदर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखिए मेरे साथ में, यहाँ पे लिखते चलना है कि नेबुला के अंदर, नेबुला के अंदर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, के बीच में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नाभिकीय संलयन की, संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, प्रक्रिया स्टार्ट, प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, होती है। और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके क्या कर रहा है मैम, तो हीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है।
जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है एक नेबुला के अंदर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तथा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखिए तथा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करता है। हीलियम का फॉर्मेशन करता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है, तो आपका क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। इस तरह तारे का निर्माण हो जाता है। देखो इस तरह तारे का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे लिखना है इस तरह तारे का निर्माण होता है। अब आपको ये बात लिखना है कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार चलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, लेकिन एक समय आता है कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे इस तारे के साथ टूटता हुआ तारा क्या होगा, उसी बात को अब हमें थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, लेकिन एक समय तो आएगा भाई, सबका समय आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन एक समय आएगा। देखो यहाँ पे लिखना है लेकिन एक समय आएगा कि तारों में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कहाँ लिखूं मैं, एक समय आएगा जब तारों में लेकिन एक समय आएगा जब तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो जब आपके तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी जो उसका फ्यूल है, एक तरह से हम उसका फ्यूल बोल सकते हैं कि जब तारों में फ्यूल समाप्त हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में तारे के साथ में क्या होगा, बेचारे तारे के साथ में क्या होगा, उसे हमें क्या करना है, अब देखना है। तो यहाँ पे लिख लेना है बस एक बात कि तारों में जो फ्यूल होता है वह किस स्टेट में होता है, तो आपके प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, यह हमारे पदार्थ का चौथा स्टेट होता है, जो कि आपके सॉलिड लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे आपने बलगम देखा होगा, बलगम क्या हो गया, आपका एक तरह का प्लाज्मा स्टेट की तरह उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि तारों में फ्यूल प्लाज्मा स्टेट में होता है, तारों में फ्यूल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे छोटे छोटे एग्जाम में स्टेट बीसीएस वगैरह में, कि जो तारे में फ्यूल होते हैं वह किस स्टेट में होते हैं, तो प्लाज्मा स्टेट में। तारों में फ्यूल प्लाज्मा स्टेट में होता है। ठीक है, तो अब हमें इस बात को तो जानना ही जानना है। अब हमें कहाँ आना है कि जब तारों में फ्यूल आपका समाप्त हो जाता है तो क्या कंडीशन बनता है, तो बस उसे थोड़ा सा हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब तारे में फ्यूल समाप्त होगा तो क्या क्या चीजें बनेगी, ब्लैक होल क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, रेड जायंट क्या होता है, वो सारी बातें अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपके दो कंडीशन बन सकते हैं, यानी जो हमारा नेबुला है इसमें दो तरह का कंडीशन बनेगा। ठीक है, ये जो आपका नेबुला है
इस नेबुला से क्या हो सकता है, एक तो हमारा स्मॉल स्टार बनेगा, यानी सारे के सारे तारे बड़े तो नहीं होंगे ना, तो इस नेबुला से हमारा स्मॉल स्टार भी बनेगा और इसी नेबुला से हमारा बिग स्टार यानी बड़ा तारा भी बनेगा। तो बड़े तारे की जब फ्यूल की समाप्ति होती है तो उसके साथ में क्या होता है, और जब छोटे तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो उसके साथ में कैसा सिचुएशन बनता है, उसी सिचुएशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो देखिए, जब आपके छोटे तारे की फ्यूल यानी छोटे तारे का जो फ्यूल होता है वह समाप्त होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेड जाइंट बोलते हैं, रेड जाइंट बोलते हैं, ठीक है। यानी जब हमारा छोटा तारा उसका फ्यूल समाप्त होता है उसे हमने रेड जाइंट बोला। यानी जब 90% किसी तारे का फ्यूल समाप्त हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड जाइंट बोलते हैं। और जब पूरी तरह फ्यूल समाप्त होता है, जब वह प्रकाश नहीं दे पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो हमने आपको कंडीशन बताया कि मैम इस नेबुला से हमारा एक छोटा तारा भी बन सकता है, एक बड़ा तारा भी बन सकता है। जब छोटे तारे का फ्यूल समाप्त होगा तो उसे हम लोग रेड जाइंट कहेंगे, और वहीं पर अगर आपके बड़े तारे का क्या होगा, फ्यूल समाप्त होगा, बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होता मतलब समाप्त होगा तो उससे बोलेंगे रेड सुपर जाइंट, सुपर सुपर जाइंट बोलेंगे, यानी रेड सुपर जाइंट बोलेंगे जब बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होगा। तो हमने कहा कि जैसे आपके छोटे तारे का फ्यूल समाप्त हुआ तो उसे हमने रेड जाइंट कहा, उसी तरह आपके बड़े तारे का जब फ्यूल समाप्त होता है उसे हमने रेड सुपर जाइंट कहा। फिर हमने कहा कि 90% जब इसका फ्यूल समाप्त होता है तो इसे हमने रेड जाइंट कहा, और जब पूरी तरह यह प्रकाश देना बंद हो जाता है उससे हमने श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ कहा। तो उसी तरह अब आपके इसका भी क्या होगा, यह भी प्रकाश देना बंद हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, तो यह बनेगा एक विस्फोटक तारा जिसे बोलते हैं अभिनव तारा, यानी सुपरनोवा, सुपर नोवा। सुपरनोवा को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनव तारा बोलते हैं, ठीक है, सुपरनोवा स्टार। तो आपके बड़े तारे की जब समाप्ति होती है तो वह क्या होता है, एक विस्फोट से होता है, इसे विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जब बड़े तारे की समाप्ति होगा तो एक विस्फोट के साथ में होगा जिसमें से दो तारे बनेंगे, एक आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और हमारा सेकंड क्या बनेगा, सेकंड आपका बनेगा ब्लैक होल, ब्लैक, ब्लैक होल, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टार बना। तो हमने क्या कहा कि मैम हमारे बड़े तारे की जो समाप्ति होती है वह कैसे होती है, एक विस्फोट के साथ में होता है, और जब इसका विस्फोट होगा यानी इसका एक्सक्लूसिव होगा, मतलब विस्फोटक ये होता है, तो यह क्या करेगा, और दो तारों का निर्माण करेगा जिसमें से एक को हमने न्यूट्रॉन स्टार कहा, दूसरे को हमने ब्लैक होल कहा। न्यूट्रॉन स्टार कैसा तारा होता है, तो ऐसा तारा होता है जिसके पास जो घनत्व होता है वह क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और यही न्यूट्रॉन स्टार क्या करता है, अपने अंदर से कभी कभी विकिरण को छोड़ता है, जिस कारण क्या होता है, यह चमकता और बुझता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्सर स्टार बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि पल्सर स्टार किसे कहते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार ही अपने अंदर से कभी कभी विकिरण को छोड़ता है जिस कारण यह चमकता और बुझता हुआ नजर आता है, उसी को पल्सर स्टार भी बोलते हैं। तो आपका न्यूट्रॉन स्टार हो गया जिसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ब्लैक होल पर। ये आपका ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल आपका एक ऐसा तारा है जिसका जो घनत्व है वो पूरे विश्व में क्या है, सबसे अधिक है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक होल को, यानी हमारा अगर ये ब्लैक होल हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो अगर हमारी जो पृथ्वी है इससे जो आपका ब्लैक होल क्या होता है, टकराता है, तो यह पृथ्वी को छेद करके उत्तरी ध्रुव से आपके दक्षिणी ध्रुव तक आ जाएगा। इसमें इतना ज्यादा पावर है और इसका डेंसिटी इतना ज्यादा है। तो जो आपका ब्लैक होल है इसका घनत्व अधिक होने के कारण हमने इसको नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख, मतलब हम लोग इसे नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। हुआ क्या, क्योंकि आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी होता है, कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये कोई वस्तु हो गया, तो यहाँ पर अगर कोई प्रकाश जाता है और फिर उससे रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आंखों पर आता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी वो विजिबल होता है। लेकिन जो हमारा ब्लैक होल है इसके केस में क्या बनता है कि ये ब्लैक होल क्या करता है,
आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता है। और जब यहाँ पर आने वाले प्रकाश को इसने अवशोषित कर लिया, भेजा ही नहीं, तो हमने ब्लैक होल को हम लोग नहीं देख पाते। तो इसलिए इसे हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको देखने के लिए कई सारे टेलीस्कोप का हमने ग्रुप बनाया, और विश्व के अलग अलग स्थानों पर हमने क्या किया, टेलीस्कोप लगाया, और सारे टेलीस्कोप साथ में मिलकर क्या करते हैं, अपना प्रकाश छोड़ते हैं। तब हमने पहली बार आपके M84 नाम के गैलेक्सी में M84 नाम का ही ब्लैक होल देखा गया। तो क्या उस हम लोग मिशन को, यानी उस हम लोग जो हमारा ये बनाया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, सारे विश्व के अलग अलग स्थानों पर टेलीस्कोप लगाएंगे और एक साथ प्रकाश को छोड़ेंगे। तो वो जो आपका बोल सकते हैं कि एक तरह का प्लान था, उसका नाम क्या था, तो इवेंट हॉरिजन नेटवर्क। और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये हमारा इवेंट हॉरिजन नेटवर्क क्या होता है। हालांकि आपके जियोग्राफी में नहीं पूछा है, ये आपके साइंस एंड टेक में इसको पूछ लिया गया है, क्योंकि एक तरह का ये जो मिशन है, मतलब प्लान बनाया गया था, आपके साइंस एंड टेक की तरह ही लगता है कि हमने कई सारे टेलीस्कोप का ग्रुप बनाया और उस टेलीस्कोप को साथ में अपने M84 नाम के गैलेक्सी में छोड़ा। तो M84 नाम का ही हमें क्या दिखता है, आपका ब्लैक होल दिखता है। उस प्लान को, यानी उस मिशन को हमने क्या कहा, इवेंट हॉरिजन नेटवर्क। ठीक है, तो अब आपने ब्लैक होल के बारे में भी सारी बातें समझ लिया, और आपके तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तारे का निर्माण कैसा होता है, वो सारी बातें हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा, और कहीं पर भी अगर आपका डाउट है तो अपना फीडबैक क्या करना है, कमेंट में छोड़ देना है, ताकि हम आपके, अब देखो हम और आप सामने तो बैठे नहीं है, आप अपना फीडबैक कैसे दे सकते हैं, तो कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, और वो कमेंट्स एकेडमिक होना चाहिए, नॉन एकेडमिक नहीं होगा। अगर नॉन एकेडमिक हुआ तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में पूछना है कि मेरा यहाँ पर डाउट है, आप फिर से बता दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। और जो हमारा अगला सेशन होगा वह क्या होगा, आपका सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल। वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।